नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत तनाज़े का फैसला आने के बाद 7 माह के बाद एक हिंदू तंजीम ने ज्ञानवापी मस्जिद, काशी, मथुरा ईदगाह और मस्जिद तनाज़ा हल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हिंदू पुजारियों की एक तंजीम ने इबादत के मकाम के कानूनी यानी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आईनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हम आपको बताते चलें कि यह कानून 18 सितंबर 1991 में पास किया गया था, जिसके मुताबिक 1947 में जब मुल्क आजाद होने के वक्त मजहबी मकामात की जो सूरत हाल थी उसे तब्दील नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाबरी मस्जिद तनाज़े को इस कानून से बाहर रखा गया था क्योंकि यह मामला पहले से ही मुख्तलिफ अदालतों में चल रहा था। पुजारियों की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन का इल्म होते ही सदर जमियत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमियत उलमा हिंद ने इस पिटीशन की मुखालफत करने के लिए मुदाखलतकार की दरख्वास्त दाखिल कर दी है, जिसमें जमियत उलमा हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी को मुद्दई बनाया गया है। यानी इस पूरे मामले में अब एक तरह से जमियत भी कोर्ट पहुंच गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? इस वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर बात करें, ये क्या होता है, इसका असर क्या कुछ पड़ेगा, इसी पर हम बात करेंगे। खास मुलाकात में आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद साहब मेरे साथ राज तौर पर जुड़े हुए हैं। उन्हीं से इस पूरे इशू पर हम बातचीत करेंगे और इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे। एमआर शमशाद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में और खास मुलाकात में आपका बहुत इस्तकबाल है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा मामला रोशनी में आया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पूरे मामले को कैसे समझा जाए? ये एक्ट क्या कुछ है और इसका असर कितना पड़ेगा, खासतौर से मुस्लिम इबादतगाहों की अगर हम बात करें? ये जो 1991 का एक एक्ट है, वो एक्ट 18 सितंबर को जरूर 1991 को जरूर नोटिफाई किया गया था, लेकिन इसके कुछ हिस्से जुलाई से इफेक्ट में आए थे और कुछ हिस्सा, जैसे अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है मजहबी मकामात के सिलसिले में, तो वो उस वक्त से 18 सितंबर से लागू होता है। लेकिन जो पूरा का पूरा ये एक्ट है, ये एक कोई नई चीज नहीं है। जैसा कि आपने बताया अभी नाजरीन को, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 और 26 में बहुत वाज़े तरह से लोगों के, जो हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उसके मजहबी राइट्स को एक्सप्लेन किया गया। और 1950 से लेकर आज तक सैकड़ों जजमेंट्स हैं जिसमें इस मजहबी आज़ादी को एक्सप्लेन किया गया है। इस बीच में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन में एक वाजे तौर पे सेकुलर वर्ड जोड़ दिया गया। उसके बाद 1994 में एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच ने सेकुलरिज्म क्या होता है और उसको किस तरह समझना चाहिए, इन सारी बातों पे काफी डिटेल वजाहत की। तो ये जो एक्ट है, उस एक्ट को इस बैकग्राउंड में समझने की जरूरत है। ये एक्ट सिर्फ एक पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि ये एक वैसा एक्ट है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पहले से जो स्पिरिट मौजूद था, जो एक गारंटी मौजूद थी, जो एक आजादी मौजूद थी, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। और उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उस आजादी, उस फ्रीडम को इंश्योर करने की बात है। अब वो उसको कैसे करेंगे, उसका मैकेनिज्म है इसमें। एक सेक्शन ये कहता है इस एक्ट का कि 1947 15 अगस्त जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदू के हो, क्रिश्चियंस के हो या किसी भी और मजहब के हो, वो जिस तरह थे उसी तरह उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। और साथ साथ एक तरह से गवर्नमेंट्स पर और सिविल सोसाइटी पर या एक सिटीजन पे एक ऑब्लिगेशन डाल दिया गया कि साहब
ये आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये एक मुश्तरका जिम्मेदारी इस समाज पर, इस समाज में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्पिरिट में उसको एक ऑब्लिगेशन डाला गया है कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 15 अगस्त एक डेडलाइन है 1947, उसको नहीं करेंगे। जहां तक आपने अभी अयोध्या के मसले में आपने बताया, तो मैं एक चीज वाज़ह कर दूं कि इस कानून के जरिए अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद का केस था उस पर यह केस लागू नहीं होना था। लेकिन 1991 एक्ट में यह कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस तरह था वैसे रहेगा, और उसके बाद जो भी लिटिगेशन इसके सिलसिले में फाइल किए गए हैं उसको खत्म समझा जाएगा। खत्म समझा जाएगा। अब एक मुद्दा यह है कि अयोध्या के मसले में 1947 में जो अभी केस डिसाइड हुआ है वो पेंडिंग नहीं था, वो 1949 में पेंडिंग हुआ। तो इस तरह से इस एक्ट में अयोध्या को भी अलग करना एक गलत बात थी जो पार्लियामेंट के जरिए किया गया। बहरहाल उस कंडीशन को किसी ने चैलेंज नहीं किया क्योंकि वो 49 में मुकदमा शुरू हुआ था। तो जिस तरह से और मजहबी मकामात के सिलसिले में कहा गया कि कोई और मुकदमा दाखिल अगर हुआ है या होगा तो वो खत्म माना जाएगा, तो उस तरह इसको भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब वो मुकदमा खत्म हो गया है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। सर आपने बड़ी अच्छी आपने बात कही। जो एक सवाल मैं यहाँ पर और आपसे ले लेता हूँ सर, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो जाहिर सी बात है कि मुल्क के मुसलमानों को बड़ी मायूसी हुई थी, लेकिन एक इत्मीनान यह भी था कि अब मंदिर मस्जिद का जो इशू है, जो तनाज़ा है, वो एक तरह से खत्म हो गया। लेकिन अब जिस तरह से एक तंजीम, हिंदू तंजीम, पुजारियों की जो तंजीम सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, तो लग रहा है कि पूरा मामला, पूरा तनाज़ा जो मंदिर मस्जिद से मुतालिक है वो तो एक तरह से अभी भी बाकी है। देखिए, मैं आपको ये बात जो है वो 1947 तक से आज तक रियलाइज की जा रही है कि मुल्क में जिस तरह की रिलीजियस डाइवर्सिटीज हैं उसके बैकग्राउंड में ये मामले बार बार उठाए जाएंगे और वही उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है। इसी वजह से ये कानून 91 में लाया गया। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, उनको एक वजाहत करनी पड़ी कि सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट करें। सेकुलरिज्म का मतलब यह होता है कि आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप जो दूसरा बंदा है, जो दूसरे मजहब को फॉलो करता है, उसकी इक्वालिटी, अपनी इक्वालिटी से इंश्योर करें और वो उस गारंटी के साथ आप सेकुलरिज्म को समझें। उसी तरह से अलग अलग, जैसे आईपीसी में भी एक प्रोविजन है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करेंगे। जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें एक कंडीशन है कि आप इलेक्शन में जब जाएंगे तो आप रिलीजन के नाम पे आप वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन वो सारी चीजें हो रही हैं और बहुत तेजी से हो रही हैं। उसी का एक ये हिस्सा है जिसमें यह कहा गया है, जहां तक अब ये बाबरी मस्जिद के लिटिगेशन को खत्म हो जाने के बाद बाकी मसलों को खत्म हो जाने की बात है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो बाबरी मस्जिद का फैसला है उसमें उन्होंने 10 पेज लिखा है कि ये जो 1991 का कानून है वो किस तरह से बहुत ही जरूरी कानून है और वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा है। लेकिन सर जिस तरह से पुजारियों की जो अर्जी दी है, बराबरी है, बिल्कुल जो पिटीशन अब दाखिल की गई पुजारियों की तरफ से, ये तो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद के फैसले को एक तरह से चैलेंज करती दिख रही है। मैं उसको यहां कहूंगा कि साहब, ये बाबरी मस्जिद के फैसला जो है वो 5 जजों का है और उन्होंने उसमें ये बात कही है कि ये एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज को इंश्योर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक फीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके खिलाफ पार्लियामेंट से भी कानून नहीं बन सकता। ये उसके सपोर्ट में है, ये सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है। तो एक बात तो ये है जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वो बात है, क्योंकि ये जो
ये जो पिटीशन दाखिल की गई है वो बाबरी मस्जिद में जो जजमेंट आया है उसके टकराव में है। बिल्कुल। तो ये अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ वो जजमेंट के टकराव में नहीं है, ये उससे भी ज्यादा बड़ा अटैक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक कल्चर हमारे कंट्री में डेवलप हुआ है उस कल्चर पर है, क्योंकि ये बहुत हद तक वजाहत कर दी जा चुकी है आज तक कि रिलीजियस फ्रीडम जो है और राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, और बेसिक फीचर का अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ये डिसाइड हो गया है 70s में कि अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक फीचर का हिस्सा है जो कि डिक्लेयर कर किया जा चुका है इस सिलसिले में, उसके बारे में पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता। अब हम जमीयत के इशू पर आते हैं। बिल्कुल, ये पूरे के पूरे सिस्टम पे अटैक है ये। बिल्कुल सर, अब हम जमीयत के इशू पर आते हैं, क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप ने बाकायदा इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटाया है और गुजारिश की है अर्जदाश्त में, अर्जी में, कि पुजारियों की तरफ से जो पिटीशन दाखिल की गई इस पर समाअत ना की जाए। और अरशद मदनी ग्रुप का, जमीयत का यह मानना है कि अगर ऐसा होता है तो बार बार इस तरह की दरख्वास्तें आती रहेंगी, अर्जियां आती रहेंगी, जो सेकुलरिज्म, जो बात आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म के लिए भी बड़ा खतरा है और इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी के लिए भी एक बड़ा मसला होगा। देखिए, हिंदुस्तान में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मजहबी मकामात हैं, वो 1, 2 या 1000 नहीं है, वो लाखों में है। बिल्कुल। और उन सब की अपनी अपनी हिस्ट्री है। वो मुसलमानों के भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, और जाहिर है कि हिंदूज के हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और सिखों के हैं, वो सबके हैं। और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1947 के बाद बने हैं। इसमें ज्यादातर जो बड़े बड़े मजहबी मकामात हैं वो 1947 के हैं। अब ये दरवाजा खोलने के बाद वो उसका निशाना कहां लगेगा ये किसी को पता नहीं है। कितने सारे मसले को उठाए जाएंगे, किस मजहबी मकामात पे क्या फ्रिविलस इश्यूज उठाकर उस पर अटैक किया जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम है। वो एक बहुत बड़ा मतलब एक तनाज़ा जो है वो बाकी रहेगा, एक तनाज़ा जो है वो एक तरह से बाकी रहेगा, क्योंकि इस पे बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जहां तक जमीयत की पिटीशन की दरखास्त का सवाल है, तो जमीयत अभी सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल हुई है, और उस पर जो पहली हियरिंग होती है जिसपे कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, वो हियरिंग अभी नहीं हुई है। तो मेरी जाती राय में शायद कोर्ट की पहली हियरिंग के बाद अगर ये पिटीशन आती तो बेहतर होता। बहरहाल उनका अख्तियार है, और उन्होंने जमीयत ने जल्दबाजी की, समझकर किया होगा। इस कदम को उठाने में जमीयत ने एक तरह से जल्दबाजी की है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर मैं इसको हैंडल करता तो शायद कोर्ट की पहली हियरिंग के बाद शायद मैं इस पर फैसला लेता। तो यहां तक मैं कह सकता हूं। बाकी सभी लिटिगेंट्स का अपना अख्तियार है, और वक्त भी चुनने का अपना अख्तियार है, तो उन्होंने अपने हिसाब से ये वक्त चुना है। बिल्कुल। शमशाद साहब, एक चीज जो इस पूरे मामले में समझने की है वो ये भी है कि जिस तरह से पुजारियों के एक ग्रुप ने, एक ट्रस्ट ने ये अर्जी दाखिल की है, तो आप बाबरी मस्जिद का फैसला, राम मंदिर का जो फैसला आया था उसे आप देखिए, उसमें बिल्कुल ये लग रहा है कि ये पुजारी जो हैं तो बाबरी मस्जिद के उस फैसले पर भी एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। जी, जैसा मैंने अभी बताया कि वो 5 जजों की बेंच थी जिसमें ये बात की वजाहत की गई थी कि ये कानून कितना अहम है और इसका रहना किस तरह जरूरी है। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में ये कहा कि ये एक लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं इस मुल्क के, जो बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। ये बात 5 जजों की जजमेंट में बाबरी मस्जिद में लिखी गई है। अब ये एक्ट सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। अब उस इंस्ट्रूमेंट को पर ये अटैक है, और उसके बाद ये शायद ऐसा समझते हैं कि अगर ये इसमें कामयाब हो गए
तो बहुत सारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पर अटैक करेंगे। आपको मैं अभी ये बता दूं कि जो काशी विश्वनाथ का मंदिर का मसला है वो 1991 में ये एक्ट जब पास हो गया है, 18 सितंबर को जब नोटिफाई हो गया है, उसके बाद ये अक्टूबर 16 को ये एक सूट फाइल होता है और उस सूट में जो वो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उसको जिस नाम से भी शायद वहां बुलाया जाता हो, उस मस्जिद के मिल्कियत और डिक्लेरेशन की बात कही गई है। अब देखिए ये कितना तजाद है कि एक जगह एक पार्लियामेंट इस मुल्क का कानून कहता है कि आप इसको टच नहीं करेंगे और उसके 1-2 महीने बाद कोई लिटिगेंट जाता है और कहता है कि नहीं ये जो कानून है इसको हम नहीं मानते। ये उनके प्लेंट में लिखा हुआ है कि हम इनको मानते नहीं है, हम इनको एडमिट नहीं करते, और उसके बाद उस पर सूट फाइल होता है और वो सूट आज भी पेंडिंग है। उस सूट में यह दरखास्त लगाई जाती है कि साहब इस कानून के तहत इस सूट को डिसमिस किया जाए, लेकिन वो सूट डिसमिस नहीं किया जाता, फिर वो उसकी अपील होती है, अब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो मसला पेंडिंग है। तो अब मसला ये है कि एक मुल्क के कानून में जो इस तरह से जुडिशियल प्रोसेस को यूज करना और फिर उस पर उस चीजों को आगे बढ़ाते रहना, जिससे बहुत ही सीरियसली ऑलरेडी कम्युनली डिवाइडेड सोसाइटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और उसमें इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना, वो एक बड़ा एक डेंजरस सर। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि ये बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वही जमीयत उलमाए हिंद जिसने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था उसने मायूसी का इजहार किया था, कई सवाल उठाए थे, लेकिन अब देखिए कि अरशद मदनी साहब या जमीयत उलमा जो हैं उसी फैसले को एक तरह से कह रहे हैं कि वो सही था, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया। तो मतलब एक बड़ा दिलचस्प पहलू भी है इसमें। नहीं, मैं उसको दूसरी तरह रखूं। जी। देखिए, कोई भी जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत का होता है तो उसमें रीजंस होते हैं और कंक्लूजन्स होते हैं। जी। जो मायूसी उन्होंने बताई होगी या मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज ने बताई, उसमें यह बात कही गई कि साहब जो रीजंस हैं जजमेंट के वो एक तरफ जा रहे हैं और फाइनल कंक्लूजन जो है जजमेंट का वो मंदिर के फेवर में गया है, इसलिए इस पर मायूसी बताई गई थी। जी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी ने मायूसी अख्तियार की तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के में जो रीजंस, लॉजिक्स और जो उसकी वजाहत है वो गलत हो गया। वो अपनी जगह सही है और उसको हम आज भी सही मानते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह कहा गया कि साहब जो मंदिर के डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और जो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन है उसमें 400 साल का गैप है, तो वो अपनी जगह है। उन्होंने ये कहा कि भाई जो एएसआई की रिपोर्ट है उसमें कहीं ये बात नहीं कही गई कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, तो वो फैक्ट अपनी जगह है। लेकिन फाइनली जो मिल्कियत है उस जमीन की वो राम मंदिर के फेवर में दिया गया। तो उस फाइनल कंक्लूजन पे जो फाइनल डिक्री था उस पर मायूसी अख्तियार की गई थी। बिल्कुल। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो बात मैं अभी शमशाद साहब कह रहा था कि अगर इस तरह के मामले शुरू हो गए या सुप्रीम कोर्ट इस पर अब सुनवाई के लिए अगर राजी हो जाता है, पुजारियों की जो अर्जी है, तो इस तरह के मामले तो लगातार आते रहेंगे जिस तरह से आप बता रहे हो, और ये मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, ये पूरा का पूरा अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग हो जाता है और इस पर कोई इंटेलिजेंस सुप्रीम कोर्ट से होता है तो एक तरह से ये वो बात करने की कोशिश होगी जो एक सिस्टम में नहीं हो सकती। उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कैसे। जी। हम जो आज मुल्क हैं उसका वजूद हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोटिफाई हुआ, एडॉप्ट किया गया। उसके बाद से इस मुल्क को हमने एक सिस्टम दिया है, एक तौर तरीका दिया है, एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिया है जो इस मुल्क के सारे मामलात को आगे चलाएंगे। ये जो अर्जी है, इस अर्जी में उन्होंने ये कहा है कि साहब 500 साल पहले अगर कुछ हुआ तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों ने कानून तोड़कर इस मंदिर को मस्जिद बना दिया।
अब देखिए, कानून तोड़ने की जब बात होती है तो जिस कानून से हम गवर्न हो रहे हैं वो 1950 का कानून है या 1947 का कानून है। ये 400 साल पहले के किस कानून को तोड़ा हमने? तो उसमें वजाहत ये हो रही है कि साहब, आप शरीयत के हिसाब से मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना सकते थे। सही। अब ये देखिए अपने आप में ये कितना बड़ा टकराव है। उस जमाने में, जिस जमाने में शरीयत के कानून को तोड़ने की बात की जा रही है, तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने शरीयत को तोड़ा। शरीयत अच्छी चीज है जो आप अपने सिस्टम में अपनाइए। और आज के दिन में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शरीयत के सर्टेन लॉज को परमिट कर रहा है तो कहते हैं कि शरीयत की बात आप क्यों करते हैं? तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 500 साल की हिस्ट्री को शरीयत की बुनियाद पर आप ये कहेंगे कि साहब आपने शरीयत के एतबार से गलत बनाया। आज के सिस्टम में जो आज का कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जरिए चलता है। और आज का जो इंस्टीट्यूशन है, जो जितने इदारे हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो चीजें आती हैं वो उसको ठीक करेगा, ना कि 500 साल पहले की हिस्ट्री को ठीक करेगा। बिल्कुल। तो इसको इस तरह देखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल मिसलीडिंग। सर मेरा एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर में आपसे जवाब चाहेंगे कि आपका कानूनी एतबार से आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है कि कोर्ट का रुख क्या होगा इस अर्जी पर? क्या अगला कदम होगा कोर्ट का, क्या हो सकता है? देखिए, कुछ अर्जियां ऐसी होती हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत नहीं होती है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन करके फिर उस पर फाइनल फैसला देते हैं जी। लेकिन ये जो अर्जी है उस पर ऑलरेडी वजाहत है और ये अर्जी आमतौर पे 2 या 3 जजों के पास जानी चाहिए और इस पर 5 जजों की ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वजाहत है। और उस वजाहत में ये बात कही गई है कि ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं। तो इसलिए इस बैकग्राउंड में ये पिटीशन मैं समझता हूं कि पहले दिन खारिज हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और अब देखना यह बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया MR शमशाद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास मुलाकात में अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी बड़ी और अहम शख्सियत के साथ खास मुलाकात में फिर मुलाकात होगी। आदाब।